Dear young scholars, welcome back to my YouTube channel, The Crunch Bio. So in the last video, I have explained you with the process of biotechnology, कि biotechnology होती कैसे है, what are the process involved in it. And in today's video, we are going to start with the new chapter that is applications of biotechnology, कि biotechnology use कहाँ पे होती है. So इस चैप्टर में हम क्या क्या सब टॉपिक्स करने वाले हैं दैट इज पहले हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है. वील रीड हियर अबाउट जीन साइलेंसिंग इन फ्लेवर सेवर टोमेटो, ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर. आफ्टर दैट हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे मेडिसिन में हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. आफ्टर दैट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे एनिमल्स को यूज किया गया है. एंड देन एथिकल इश्यूज स्टार्टेड. सो फर्स्टली जो बायोटेक की एप्लीकेशंस हैं उसमें थेराप्यूटिक्स भी आते हैं, लाइक ड्रग्स, जितनी भी मेडिसिन हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जो भी बायो रेमेडिएशन ट्रीटमेंट्स, एनर्जी का प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट, तो ये सभी जो कुछ हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में ही आते हैं. अब बायोटेक में थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज की मैं बात करती हूँ पहले. These are the areas mentioned in your NCRT, and these are very important to learn also. The first is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually microbe or pure enzyme. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें उसके लिए कोई भी improved organism की फॉर्म में यूजुअली वो कोई माइक्रोब हो सकता है, कोई प्योर एंजाइम हो सकती है. We need to provide with the best catalyst. उसके बाद we need to create the optimal conditions here. इंजीनियरिंग के थ्रू we need to create optimal suitable conditions so that जो हमने कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है वो एक्ट कर सके, वो काम कर सके. आफ्टर दैट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है. दैट आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि कैसे प्रोसेसिंग होती है, हाउ इट इज बीइंग सेपरेटेड, कैसे मार्केटिंग से पहले उसे चेक किया जाता है, क्लिनिकल रिसर्चेज होती हैं, तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है सो दैट जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योरीफाई हो सके. But we are going to start with applications in agriculture. So इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड इनका यूज होता है. देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड देन जीएमओ. जीएमओ दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो कि हम एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले. नाउ फर्स्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन की मैं पहले बात करती हूँ. सो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें 1960s की बात है. जो फूड सप्लाई है वो ट्रिपल हो गई थी, मतलब फूड सप्लाई 3 गुना बढ़ गई थी. कैसे बढ़ती है फूड सप्लाई? हमने भाई बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने यूज की, हमने कुछ एग्रोकेमिकल्स हम अच्छे ले आए, लाइक फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए, हमने कुछ पेस्टिसाइड्स यूज कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है फूड सप्लाई बढ़ जाएगी. बट एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगी. इट्स नॉट लाइक कि अनलिमिटेड ही वो बढ़ जाएगी. लाइक अगर मैं बात करूँ डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेसिफिकली, तो इसमें क्या था कि एग्रोकेमिकल ज्यादा कॉस्टली थे. पहले तो एग्रीकेमिकल्स को बनाना ही एक कॉस्टली थिंग है, और उसके बाद फिर फर्दर इंक्रीज तो यील्ड में पॉसिबल नहीं होगा ना, कि एवरीथिंग इज लिमिटेड. इट कांट बी अनलिमिटेड कि अनलिमिटेड ही हो जाए. सो यहाँ पे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई कि सप्लाई ट्रिपल तो हो गई बट उससे ज्यादा यील्ड बनाना दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एग्रोकेमिकल्स आर आल्सो टू कॉस्टली ना. कल्चर. तो टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू कल्चर होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये 3 टर्म्स देखना है. फर्स्ट इज टोटिपोटेंट. टोटी मतलब टोटल, पोटेंट पोटेंशियल, मतलब टोटल पोटेंशियल किसी भी एक्स प्लांट से होल प्लांट को जनरेट करने का. अब एक्स प्लांट क्या है, ये होल प्लांट क्या है वो देखना है. दिस इज अ प्लांट, ये आपको दिख रहा है. इसमें ऊपर का पार्ट होता है मेरिस्टम. दैट यू हैव रेड की मेरिस्टम ग्रो करती है, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, तो दिस इज द मेरिस्टम. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मेरिस्टम पूरा प्लांट वायरस हो सकता है, पूरा प्लांट में, लाइक हियर मैंने दिखा है कि यहाँ पे वायरस है प्लांट में, प्लांट में वायरस.
बट मेरिस्टम ऐसा पॉइंट होता है प्लांट का जो वायरस फ्री होता है। मेरिस्टम इज अ वायरस फ्री पार्ट। तो अगर मुझे इससे वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो मैं इसके मेरिस्टम को लूंगी। मैंने लिया, और यही होगा प्लांट के किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरे प्लांट को जनरेट करना इज द टोटिपोटेंट। दिस इज टिश्यू कल्चर कि मैंने मेरिस्टम लिया, वो हो गया मेरा एक्स प्लांट, और उससे मैंने वायरस फ्री प्लांट बना दिया। दिस इज टिश्यू कल्चर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब लार्ज नंबर में प्लांट्स को प्रोड्यूस करना शॉर्ट ड्यूरेशन में। माइक्रो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में। सोमा क्लोन्स, क्लोन्स मतलब क्लोनिंग, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट से। टू कॉपी यू कैन से। एप्पल, टमेटो, बनाना, इनके सोमा क्लोन्स बनाए गए। दैट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हुआ, ये मेरा प्लांट ए है, दिस इज माई प्लांट बी, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने क्या किया, मैंने सेल वॉल ब्रेक कर दी, मुझे सेल वॉल नहीं चाहिए, मैंने ब्रेक कर दी। फिर मेरा मन किया कि आई विल फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ बोथ द प्लांट। मैंने फ्यूज कर दिया एंड आई हैव गॉट सोमैटिक हाइब्रिड, ये मुझे मिल गया सोमैटिक हाइब्रिड। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं टोमेटो और पोटैटो के साथ ही काम करती हूँ। मैंने लिया टोमेटो, मैंने लिया पोटैटो, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके पोमैटो बना दिया। So this is an example of somatic hybridization. After that, we are having genetically modified organisms like plants हो गए, bacteria, fungi, animals, इन जिनकी जीन्स को मैनिपुलेट किया जाए, थोड़ा चेंजेस किया जाए, दोज आर जीएमओ। हम जीएम प्लांट्स क्यों यूजफुल हैं, क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमें चाहिए? सबसे पहले तो वो टॉलरेंट होते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से। जो भी कोल्ड होगी, ठंड है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा सूखा पड़ रहा है, तो वो उससे टॉलरेंट होंगे, वो उसे सहन कर सकते हो स्ट्रेस। देन वी आर हैविंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, लाइक जो केमिकल पेस्टिसाइड पे ज्यादा रिलायंस ना हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उससे कम, वो कम हो जाते हैं। मिनरल यूसेज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खराब नहीं होती। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, लाइक हम बात करेंगे गोल्डन राइस की। राइस में क्या था, ये कॉन्सेप्ट जो है गोल्डन राइस को पॉटरिकस और बॉयर का लाया हुआ था। तो विटामिन ए इनरिच्ड राइस इसमें बनाए गए, ओराइजा सटाइवा, हियर ओराइजा सटाइवा, तो विटामिन ए इनरिच्ड राइस बनाए गए। तो इसमें डैफोडिल का यूज किया गया, डैफोडिल की नार्सिकस, स्यूडो नार्सिकस जो स्पीशीज होती है, उससे उसमें होता है बीटा कैरोटीन जीन। डैफोडिल की स्पीशीज में बीटा कैरोटीन जीन मिलता है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, वो विटामिन ए बनाने का काम करता है। तो उसे राइस में मिलाया गया एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस के थ्रू, एंड वी हैव गॉट अ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज enriched in vitamin ए। देन हिरियोडिन का प्रोडक्शन, हिरियोडिन एरिया से पहले लाया जाता था, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एनिमल से लाएंगे तो वी हैव गॉट एलर्जी, एलर्जी तो होगी। तो क्या किया, सिंथेटिक हिरोडिन जीन को एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ब्रासिका नेपस, एक प्लांट की स्पीशीज है, उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो उससे जो सीड्स प्रोड्यूस हुई, वो सीड्स में हिरोडिन था। तो हमने क्या किया, हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की एज वी यूजुअली डू, और हमने क्या किया, प्योरिफाइड हिरोडिन वी हैव। देन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की मैं बात करती हूँ, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के पास क्रिस्टलाइन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन था, एंडोटॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव होता है, प्रोटॉक्सिन है ये, इनएक्टिव होता है। अब ये इंसेक्ट के गट के अंदर जाएगा, मिड गट के अंदर, उसे मिलेगा अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच में तो वो एक्टिव हो गया, रो हट गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होकर उसने क्या किया, उसने उस इंसेक्ट के मिड गट में इट क्रिएटेड द पोर्स, उसने छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर दिए एंड अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो इसे किस में यूज किया गया, पहली बात तो बैक्टीरिया कौन था, बैसिलस thuringiensis, बीटी। तो ये प्लांट को सेव करता है इंसेक्ट से। अब इससे क्या बनाया गया, बीटी कॉटन बनाया गया। जीन कौन सा था, पहली बात क्राइजीन, क्राइवन ए सी और क्राइटू ए बी, कॉटन बॉलवर्म्स के लिए यूज किए जाते हैं, और क्राइवन ए बी इज यूज फॉर कॉर्न बियर।
इंसेक्ट क्या थे, कौन से इंसेक्ट ज्यादा हार्म करते हैं, तो लेपिडोप्टर्न्स में आ जाते हैं टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म। कोलेप्टर्न्स में आ जाते हैं बीटल्स, डिप्टर्न्स में आ जाते हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं पॉइंट, सो लर्न इट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। निमाटोड था मिलोइडिगम इनकॉग्निशिया। ये क्या कर रहा था, ये टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, रूट नॉट डिजीज कॉज कर रहा था। इफ यू नो कि सपोज ये प्लांट है, इफ these आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, विल एक्सप्लेन यू। रूट नॉट डिजीज मतलब रूट्स में, जड़ों में गांठ पड़ जाना, नॉट्स लग जाना, तो इट्स क्रिएटिंग द रूट नॉट डिजीज। और जब सिंपल सी बात है कि रूट में नॉट लगी, उसमें गांठ लगी, तो वो रूट क्या करती है, वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती है सॉइल से, तो वो अब्सॉर्ब कम कर पाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट का न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा, सो इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या किया, जीन साइलेंसिंग की गई, RNAi। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो टेक इट सीरियसली, इसे ध्यान से समझिए, फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए सभी का। सो जीन साइलेंसिंग में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक mRNA होता है, उसे साइलेंस किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल की हेल्प से। और जब उसे साइलेंट किया जाता है, भाई हमने mRNA को साइलेंट कर दिया, वो फर्दर क्या करता है, ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है, तो ट्रांसलेशन ही हमने रोक दी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने एक निमाटोड स्पेसिफिक जीन लाया, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हमने डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लिया, सेंस और एंटी सेंस में। अब निमाटोड आएगा, उसने अपना DNA बनाया, DNA से RNA बनाया, तो हमने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड RNA की हेल्प से हमने RNA को ही रोक दिया, उसे साइलेंट कर दिया, तो RNA नहीं बनने दिया हमने, ठीक है। इसका सेंस RNA आएगा और वो इसके एंटीसेंस से जुड़ जाएगा, तो वो फर्दर साइलेंट कर दिया हमने। अब ये साइलेंट हो गया, तो ये फर्दर ट्रांसलेशन नहीं करेगा, और जब ट्रांसलेशन ही नहीं होगी तो कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली डिजीज कोई भी प्लांट को नहीं होगी। दैट वी आर हैविंग फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो टोमेटो में क्या था, पॉलीगैलेक्ट्यूरिनोज जीन मिलती थी, जो पॉलीगैलेक्ट्यूरिनोज प्रोटीन बना रही थी, और इससे क्या हो रहा था, टोमेटो की सॉफ्टनिंग जल्दी हो रही थी। हमने क्या किया, जीन साइलेंसिंग किया हमने अगेन, जिससे क्या हुआ, सॉफ्टनिंग जो है टोमेटो की वो थोड़ी डिले होगी। एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अब क्या होता है, सेफ और ज्यादा इफेक्टिव थेरापेटिक्स ड्रग्स का मास प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, 30 थेरापेटिक्स है जो वर्ल्ड में बनाई जा चुकी है, एंड इंडिया में करंटली 12 उसमें से मार्केट की जा रही है। अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन की। तो इसमें क्या था, these are my own handwritten notes, so you can rely on that। इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होती है, जो आइलेट्स और फ्लैंगर हैंड्स में जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस कॉज होती है। दो तरीके की डायबिटीज होती है हमारे पास, डायबिटीज इंसिपिडस जो हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में 11th में पढ़ते हैं, और डायबिटीज मेलिटस जो इंसुलिन की डेफिशिएंसीज होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, इंसुलिन का सप्लीमेंट वाया इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसके पीछे एक रीजन है, सपोज मेडिसिन की हेल्प से आपने दे दिया, बट इन डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ प्रोटीज एंजाइम होती है, एंड वी आर सेइंग कि इंसुलिन तो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो हम प्रोटीन देंगे, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीज एंजाइम है वो इंसुलिन को तो डिग्रेड कर देगी, ओरली तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट बाय इंजेक्शंस। इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया, पिग पिग से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो प्यूरसिन, काउ से करेंगे बोविन, बट क्या हो रहा था, अगेन हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एलर्जी तो कॉज करेगा कुछ पेशेंट्स में। उसके बाद इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो प्रो हार्मोन होती है, मतलब प्रो मतलब जिसके आगे प्रो लग गया समझो दैट इज एन एक्ट, ठीक है। जीन क्रोमोसोम 11 पे, दिस इज द ए चेन, ये ए चेन है, दिस इज द बी चेन, और ये है जो राउंड होके आ रही है, दिस इज द सी चेन, दिस इज इनएक्टिव, अभी इनएक्टिव है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। जैसे ये मैच्योर होगी तो सी चेन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, एंड दिस इज द एक्टिव इंसुलिन व्हिच यू विल गेट। अब एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, तो 1983 में, जब हमने लास्ट स्लाइड में
प्रॉब्लम पड़ी कि यार एलर्जी हो रही है, वो रिजॉल्व भी तो करनी जरूरी थी। तो 1983 में एक अमेरिकन कंपनी आई एली लिली। उसने क्या किया, उसने डीएनए सीक्वेंस एक प्रिपेयर किया। उसने ए और बी चेन को अलग अलग बनाया, अलग अलग उसने प्रिपेयर किया और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से जोड़ दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। आफ्टर दैट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या था कि इट्स द मेथड, ये एक तरीका है जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करने का। तो सबसे पहले जीन थेरेपी किस में की गई, 1990 में एक 4 साल की छोटी सी लड़की जिसे स्किड था, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, एडीए जीन में डिफेक्ट आ जाता है, एडिनोसिन डीएमिनीज। अब भैया इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए तो जरूरी है, और एडीए नहीं होगा तो टी सेल की प्रोलिफरेशन मतलब मिच्योरेशन कौन कराएगा। अब उन्होंने कहा भी एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी करा लो, बोन मारो का ट्रांसप्लांटेशन करा लो, बट ऑल दीज आर टेम्परेरी सोल्यूशन, हमें चाहिए थे परमानेंट सोल्यूशन। जीन थेरेपी भी वैसे एक टेम्परेरी ही सोल्यूशन है, बट अगर इसे इम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाए तो इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। तो क्या किया, इम्ब्रियोनिक स्टेज पे अभी चाइल्ड जो है उसके लिम्फोसाइट्स में हमने करेक्ट एडीए जीन डाल दिया और बोन मारो सेल से, और वापस से उसे उसमें डाल दिया इम्ब्रियो में। सो दैट इज क्या, वेक्टर हमने क्या यूज किया, रेट्रोवायरस। एडीए जीन हमने डाल दिया, सो दैट कैन बी अ परमानेंट क्योर। दैट मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में क्या था, ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, यूरिन टेस्ट किया जा रहा है, सीरम टेस्ट किया जा रहा है, बट इससे क्या होता था, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता था। लाइक आज के केस में क्या है, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। अभी फीटल स्टेज में हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहली क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लाइक अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, इट्स इन फीटल स्टेज, तो हम वहां से भी जेनेटिकली उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। वेरी लो कंसेंट्रेशन में हम बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एचआईवी के डिटेक्शन में यूज किया जाता है, कोई भी कैंसर पेशेंट में कोई भी म्यूटेशन में यूज किया जा सकता है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे मैंने कहा उसे एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अभी किस एंजाइम किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। तो इन्फेक्शन जो वो क्या डिटेक्ट करता है कि जो भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है बॉडी में, बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज जो भी उस एंटीजन के अगेंस्ट में बनी हुई है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। अगर एलिसा पॉजिटिव आया तो ये क्या होता है, एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। एलिसा पॉजिटिव आ गया, हमें डाउट हो गया, तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे वेस्टर्न ब्लोटिंग। इसके टाइप्स आते हैं, डायरेक्ट एलिसा होता है, इनडायरेक्ट एलिसा होता है, सैंडविच एलिसा। दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। देन पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है, नॉर्मल, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल सारे चेंजेस होते हैं डिजीज की वजह से होते हैं, तो हम इन्हें रिकॉग्नाइज करके वी कैन डू। देन ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को टैग किया जाता है एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की हेल्प से, वो हमारा प्रोब का काम करते हैं। अब इस प्रोब को हम हाइब्रिडाइज करने के लिए रख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं हम ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेते हैं। भाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए प्रोब बनाया था, तो अगर म्यूटेशन होगी तो प्रोब बाइंड ही नहीं करेगा किसी भी डीएनए से। तो फिर अगर प्रोब बाइंड ही नहीं करेगा तो वो ऑटो रेडियोग्राफी में अपीयर कैसे होगा, देन विल गेट टू नो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज सम म्यूटेशन। आफ्टर दैट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। 95% माइस का यूज किया जाता है। तो पहले तो क्यों यूज कर रहे हैं, जीन्स को ये देखने के लिए कि जीन्स कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। देन डिजीज की स्टडी करने के लिए कि कैसे जीन्स जो है वो डिजीज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नई डिजीज जो भी है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स किसके बनाए गए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। किस किसके हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स अवेलेबल हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर। This is important point here, learn these models. Then biological product में human protein, alpha 1 antitrypsin। ये क्या था, ये जीन प्रेजेंट था sheep में,
ट्रेसी, और इस जीन को यूज किया गया एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए. Here again it has been asked in boards again and again. This is important point here. Then उसके बाद also similar in phenylketonuria. Phenylketonuria में cystic fibrosis के लिए भी ऐसे यूज किया गया. Then alpha lactalbumin. This is very important biological products you need to learn. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए, इम्फाइसेमा के लिए, फिनाइलकीटोनूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी आया. देन अल्फा लैक्टैल्बुमिन जो कि काउ रोजी में मिल रहा था, दिस इज अ ट्रांसजेनिक काउ, 1997 में से बनाया गया. ये 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी जो कि ज्यादा बैलेंस था ह्यूमन बेबीज के लिए. देन वैक्सीन की सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं उन्हें पोलियो वैक्सीन बनाई गई, मंकीज सेफ्टी चेक की गई वैक्सीन की. देन सब्सटेंस कितना ज्यादा टॉक्सिक है उसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए भी यूज. एंड देन वी आर हैविंग लास्ट एथिकल इश्यूज. तो क्या होता है, कंपनी होती है, एक कमिटी होती है GEAC, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. क्या करती है, GM रिसर्च पर डिसीजंस लेती है कि कितनी रिसर्च होनी चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए, क्या वो GMO सेफ है इंट्रोड्यूस करना है, सेफ नहीं है. तो GM का जितना भी डिसीजन होता है वो सब ये कमेटी लेती है. बायो पेटेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट करती है इन्वेंटर को बायो पेटेंट, एक पेटेंट ग्रांट करती है कि कोई भी दूसरा आपके इस इन्वेंशन को, जो भी आपने आइटम इन्वेंट किया है, उसे आपकी परमिशन के बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी उसमें यूज उसे नहीं कर सकता. बायोपायरेसी, इलीगली चोरी छुपे बिना किसी की परमिशन लिए MNCs जो बायोकेमिकल्स जो जेनेटिक मटेरियल्स को यूज कर रही है. अब इसमें केस आता है, राइस की 2 लाख वेराइटीज इंडिया में प्रेजेंट है. इंपॉर्टेंट अगेन, राइस की 2 लाख वेराइटीज इंडिया में प्रेजेंट है. मोस्ट रिचेस्ट राइस की जो वेराइटी इंडिया में होती है, बासमती राइस की 27 वेराइटीज वी आर हैविंग. तो इसमें बायोपायरेसी का कहाँ वो हुआ था, देखा गया था 1997 में. एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने यूएस से पेटेंट ले लिया ट्रेडमार्क ऑफिस से. इंडियन बासमती लिया उसने, यूएस से पेटेंट लिया इंडियन बासमती का, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया, एंड देन उसे वहां पे बेच दिया कि दिस इज आर्स, ये हमारी, ये हमारा इन्वेंशन है. सो यहाँ पे बायोपायरेसी देखी गई थी. टर्मरिक, नीम, इन दोनों के साथ भी ऐसे हुआ था बिकॉज टर्मरिक वाउंड हीलिंग में यूज की जाती है, नीम के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है. That's it for this chapter. If you like the video, then do subscribe the channel if you have not subscribed yet. Do press the like button and leave your precious comments below. And if you want कि मैं next video में genetics लेकर आऊँ, so do mention in the comment section. Thank you.